फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड इंटरव्यू से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं और पिछले साल के स्टूडेंट से जानेंगे कि उनका लास्ट ईयर यानी कि 2022 में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्टडी कर रहे हैं। 2022 में उनका सिलेक्शन हुआ था। सबसे पहले तो हम उनका अपने सेंटर स्टडी यूट्यूब पर स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी बेसिक डिटेल्स, और उसके बाद हम उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएंगे या उनसे शेयर वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी। जी, थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मैंने भी सेंटर स्टडीज की वीडियोस, इंटरव्यू वीडियोस देखी थी, तो काफ़ी हेल्प हुई थी। सो इंट्रो से स्टार्ट करें तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण। और मैंने 11th और 12th अपना आर्ट स्ट्रीम से करा था। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन अपना ज्योग्राफी से कंप्लीट करा। जामिया मिलिया से कंप्लीट करा था मैंने ग्रेजुएशन। और उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट बीएड के लिए अप्लाई करा था, और लकीली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बीएड एंट्रेंस क्लियर हो गया था। और अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। और अगर मैं अपना पेडागोजी बताऊं तो मेरी जो फर्स्ट पेडागोजी वो ज्योग्राफी है, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने ज्योग्राफी से ही करी थी। और सेकंड पेडागोजी मेरी सोशल साइंस है। तो आपने अपना पैडागोजी सब्जेक्ट बताया कि आपका ज्योग्राफी आपका पैडागोजी सब्जेक्ट है। तो आपका मीडियम क्या रहा था, यानी कि आपने जो जामिया में तीन मीडियम बेसिकली चलते हैं दोस्तों, पहला है इंग्लिश मीडियम, दूसरा है हिंदी मीडियम और तीसरा है उर्दू मीडियम। तो आइए जानते हैं हम परवीन से कि उनका मीडियम क्या रहा था। जी सर, मेरा तो इंग्लिश मीडियम में ही रहा था, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करी थी, तो मैंने इंग्लिश मीडियम ही चूज करा था। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इंग्लिश मीडियम की कट ऑफ हमेशा से हाई रहती है, उसके बाद हिंदी की, और लास्ट में आपकी उर्दू मीडियम की कट ऑफ रहती है। तो यानी कि परवीन जी के बहुत अच्छे मार्क्स थे, इसीलिए उनका सिलेक्शन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इंग्लिश मीडियम से ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हो पाया। तो सबसे पहले हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस दिन आपका इंटरव्यू था उस दिन आपने कैसे, मतलब कि आपको क्या फीलिंग आ रही थी, आपको कैसा फील हो रहा था, या और इंटरव्यू के आने के बाद आपको कैसी फीलिंग आ रही थी। जी सर, इंटरव्यू वाले दिन जैसे नॉर्मल सबको फीलिंग आती है कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, सब कुछ सही होना चाहिए। इस दिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ब्लंडर ना हो जाए, सब कुछ खराब ना हो जाए, तो ये थोड़ा बहुत डर रहता है। बट हाँ, साथ साथ फिर मैं खुद से बात भी कर रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि खुद से बात करना, खुद को समझाना। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं कर रहा था कि अपने आप को क्लियर रख रहा था, अपना माइंड क्लियर रख रहा था कि ठीक है, जो भी है इंटरव्यू है, एक नॉर्मल फॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह ही इसको लेना है। जाना है, बैठना है, फॉर्मल वे में बैठना है, जो उन्होंने पूछा वो जवाब दे देना है। और जो नहीं आता उसको बोल देना है कि ठीक है सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बस बिल्कुल, जितना आप अपने माइंड में सिंपल रखेंगे, प्रोसेस क्लियर रखेंगे, तो उतना बेटर होगा। तो फिर मैं धीरे धीरे खुद को मना पाया और काम कर पाया। बट लेकिन ये है कि हार्ट बीट आपकी रहेगी, तेज रहती है। बट आपको चीजें दिमाग में खुद से बात करते रहनी पड़ेगी, और चीजें थोड़ी क्लियर रखनी पड़ेगी माइंड। तो इंटरव्यू के बाद आप जब आए निकल कर, तो आपको क्या लगा था कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा जामिया बीएड के अंदर या नहीं। सर, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा तो नहीं गया था, जैसा मैंने एक्सपेक्ट करी थी। क्योंकि एक दो क्वेश्चन थे जिनके मैं आंसर नहीं कर पाया था। बट लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। इसलिए था क्योंकि मेरे रिटर्न में काफी अच्छे स्कोर हो गए थे। क्योंकि मेरे रिटर्न में अराउंड 131 मार्क्स आ गए थे 170 में से। तो और ज्योग्राफी की कट ऑफ 138 139 के आसपास जाती है इंग्लिश मीडियम की। तो मेरे 131 रिटर्न में आ गए थे। तो एवरेज जाने के बाद भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि हो सकता है, मेरे चांसेस हैं। तो ऐसा फील कर रहा था सर। तो यानी कि आप बेसिकली आपके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 130 प्लस मार्क्स थे आपके, और आपको अराउंड लग रहा था, लास्ट ईयर के आपने कट ऑफ देखी होगी तो उसके बाद आपको एक प्रोसीजर लगा होगा कि हाँ भाई 10 नंबर तो कम से कम मुझे मिलेंगे एटलीस्ट, और उसके बाद 140 आराम से, यानी कि इतनी कट ऑफ में आसानी से क्लियर कर जाऊंगा। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि आपका नाम इजीली आ जाएगा। अच्छा, एक हम बहुत बेसिक
डिटेल्स जानेंगे। डिटेल में हम एक क्वेश्चन जो हर इंटरव्यूअर से जानते हैं, यानी कि जो भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता है जो स्टूडेंट, कि जब आप इंटरव्यू पैनल के अंदर गए थे, जब आप इंटरव्यू पैनल के अंदर जाने वाले थे, उसके बाद से लेकर इंटरव्यू के पैनल से वापस आने तक का पूरा प्रोसीजर एक डिटेल में आप बताएंगे कि आप जब गए क्या हुआ, आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, आपसे इंट्रो पूछा गया तो आपसे इंट्रो में और कुछ इंट्रो से कोई क्वेश्चन आपका पुटअप किया गया, या कोई क्वेश्चन में आप फंसे तो उससे आप कैसे निकले, वो क्वेश्चन आप मुझे जरूर बताएं। जी, जब आप पहुंचेंगे वहां पे सेंटर, तो आपसे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो लेते हैं। फिर आपको अ, बुलाते हैं, कॉल करते हैं, दो दो के पेयर में आपको बुलाया जाता है। और सबसे पहले मेरे को ही बुलाया गया था। मेरा सबसे पहला फर्स्ट नंबर था इंटरव्यू में। तो फिर जब एंटर किया तो ऑलमोस्ट 6 से 7 टीचर्स थे। उसमें जो हमारी हेड थी डिपार्टमेंट की, वो भी थी, और 6 7 टीचर्स थे। और तो जाते ही फिर हमने सबको ग्रीट करा, और फिर उनके परमिशन के बाद ही हम बैठे। जब उन्होंने बोला कि ओके बैठ जाइए आप, तब हम बैठ गए। दो मेरे साथ एक और पार्टनर थी। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो इंट्रो पूछा कि आप पूरा इंट्रो दीजिए। तो इंट्रो मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर कर लिया था, मतलब थोड़ा इंग्लिश में मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, तो मैंने इंट्रो हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद ऐसा इंट्रो से तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ उन्होंने लेकिन ये जरूर पूछा था मेरे से कि आपने, जैसे मैंने इंट्रो में ये बताया था कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और उसके बाद मैंने बीएड के लिए अप्लाई करा है। तो उन्होंने ये पूछा था तुरंत उसके बाद कि आपने मास्टर्स में क्यों नहीं अप्लाई करा, आपने बीएड में ही क्यों डायरेक्ट चूज करा। तो फिर इसका आंसर मैंने यही दिया, जो एक्चुअली क्या है कि आप जो सच है, जो रियल है, वो कोशिश करिए बताने की। ठीक बिल्कुल। है, ऑनेस्ट रहने की कोशिश करिए इंटरव्यू में। तो मेरा तो यही रीजन था कि मेरे को स्कूल टीचिंग में काफी इंटरेस्ट था। मैंने बोल दिया सर मेरे को स्कूल टीचिंग काफी इंटरेस्ट है। मैं पढ़ाता भी आ रहा हूँ, पहले से बच्चों को ट्यूशन देता हुआ भी आ रहा हूँ। और साथ साथ मैंने जो घर में कंडीशंस थी उसके हिसाब से मैंने देखा कि मेरे पास 2 साल का ही टाइम है, तो मैं पहले मास्टर्स करके बीएड करूंगा तो मेरे को उतना टाइम शायद ना मिल पाए। तो इसलिए सर मैंने डायरेक्ट बीएड करने की डिसाइड करी, और अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तब फिर मैं, हो सकता है मैं मास्टर्स परस्यू करूँ। और अगर उसके बाद फिर उन्हें क्वेश्चंस पूछे, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मेरे ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे थे। तो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो था वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। तो वेदर और क्लाइमेट में बहुत ये सिंपल क्वेश्चन था। तो आप बता सकते हैं कि जो वेदर होता है वो तो एट प्रेजेंट या एट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, वो वेदर होता है। और क्लाइमेट में आप बता सकते हैं सम टोटल ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो हम बहुत लंबे टाइम तक। तो ये बेसिक बिल्कुल। क्वेश्चन पूछा था। फिर उन्होंने जो बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे थे वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए थे, और खासकर इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी से, जो कि हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी जो होती है और 11th क्लास की एनसीईआरटी होती है, उसमें से बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम पूछा गया था, और ह्यूमन ज्योग्राफी से भी कम पूछा गया था, मेनली फिजिकल, और फिजिकल में भी इंडियन। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा हमसे कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जब ये हमने बताया तो इसी के साथ उन्होंने ऐड किया क्वेश्चन कि हिमालय रिवर में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसका ओरिजिनेट बताओ कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है और किन कंट्रीज में जाती है, और इन कंट्रीज में उनका नाम क्या क्या है। तो पूरा डिटेल में मुझे बताना पड़ा कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो मानसरोवर लेक के पास कैलाश पर्वत से निकलती है। देन उसको जैंगपो कहा जाता है चाइना में। देन अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। अब यहाँ पे मैं फंस गया था इस क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे को बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है ये नहीं पता था। तो मैंने, लेकिन जितना मेरे को आता था कि अच्छा चाइना में जेंको कहा जाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है तो उसको दिहांग कहा जाता है, फिर वहां से असम होते हुए, वो बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में चले जाते। तो मैं जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता था मैंने दी। और फिर जो बांग्लादेश में ये मुझे नहीं पता था क्या बोलना है, तो मैंने सिंपली बोल दिया था सर कि अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा था बट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक बार देख लूंगा तो वापस से याद आ जाए।
फिर उन्होंने यही सेम क्वेश्चन मेरे पार्टनर से पूछा, अगर आप नहीं जवाब दे पा रहे तो वो क्वेश्चन आपके पार्टनर से पूछ रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस चल रहा था। तो बेसिकली एक क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जा रहा था और एक क्वेश्चन आपके पार्टनर से, यानी कि जो आपके पेयर में आपके साथ जो गए हैं, चाहे वो आपके साथ फीमेल हाँ भी हो सकती है और आपके साथ मेल भी हो सकता है। तो साइमल्टेनियसली चल रहा था, एक बार मेरे से एक बार उनसे। तो उनके क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो वो भी आप डिस्कस कर लेंगे, अगर याद है तो। हाँ हाँ, उनके क्वेश्चन ये पूछा था उनसे कि क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, मतलब कितने क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं इंडिया में। तो बेसिकली तीन होते हैं, खरीफ, जैद और राबी सीजन होते हैं। और उसके अलावा उनसे ये भी पूछ लिया गया था कि इनका मंथ टाइम पीरियड क्या होता है, कौन से पीरियड ओके। में कौन से मंथ तक कौन सा सीजन चलता है। तो और एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि जो टोटल सीजन्स कितने हैं इंडिया में, चार सीजन्स जो थे वो पूछा गया था। तो उसमें क्या था, वो जो मेरी पार्टनर थी उन्होंने दो सीजन्स तो बता दिए थे, दो सीजन्स उनको नहीं याद आ रहे थे। उन्होंने कोल्ड वेदर बता दिया था, हॉट वेदर बता दिया था, बट लेकिन जो अदर दो थे, जो रिट्रीटिंग मानसून होता है और एक एडवांसिंग मानसून होता है, तो ये चार सीजन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो दे रखे हैं वो हमें पढ़ के जाने थे, तो वो उन्होंने नहीं बताए थे। तो वो मेरे से पूछा गया था फिर, तो फिर मैंने बता दिया। मीन्स दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप पेयर्स में जा रहे हैं तो आपके पार्टनर से या आपसे जो क्वेश्चन पुट अप किया गया है, अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाते तो आपके साथ जो पेयर में जा रहा है, कोई मेल भी हो सकता है यानी कि फीमेल भी और आपका मेल भी पार्टनर, तो उनसे वो क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। या वो क्वेश्चन में फंस गए आपके साथ ही, जो आपके साथ पेयर में गए हैं, तो आपसे वो वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्या आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था कि आप क्या पढ़कर आए हैं, या आपने क्या, आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है? नहीं सर, डायरेक्टली पूछ लिया गया था हमसे, हमारा फर्स्ट बैच था तो ऐसा कुछ पूछा नहीं था कि आप क्या पढ़ के आए, हमसे डायरेक्टली पूछ लिया गया। दोस्तों और आपसे ये था क्वेश्चन। कि सिर्फ दो ही टीचर्स पूछ रहे थे, बाकी सब हमें ऑब्जर्व कर रहे थे। और क्वेश्चन दो ही टीचर्स पूछ रहे थे, लेकिन ये था कि जब हम जवाब दें तो हमें सबको देख के जवाब देना पड़ रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उन्हीं को ही देख के जवाब दें। तो आपको उन टीचर्स को देख के लग क्या रहा है, कि वो सिर्फ आपको देख रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं? मतलब ऑब्जर्व कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, और ऐसा, मतलब बस हमें ऑब्जर्व कर रहे थे जो बाकी टीचर थे। तो और उन बाकी दो जो थे क्वेश्चन पूछ रहे सिर्फ आपने, आपको दो टीचर्स ने सिर्फ क्वेश्चंस पूछे, किसी थर्ड ने कोई इंटरव्यू भी नहीं किया? थे। नहीं, और कोई क्वेश्चन, सिर्फ दो ही टीचर्स थे क्वेश्चन पूछे थे, और बाकी और किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। इंटरव्यू वाले दिन जब आप जा रहे थे तो उससे पहले आपने जो आपका ड्रेस कोड था, यानी कि इंटरव्यू वाले दिन, वो आपका क्या रहा था? ड्रेस कोड मैं फॉर्मल पहन के गया था ऑलमोस्ट, मतलब मैंने व्हाइट शर्ट पहनी थी, पैंट ब्लैक कलर की थी, बेल्ट पहना था, और जो फॉर्मल शूज होते हैं वो पहने थे। मैंने आ, टाई नहीं लगाई थी वहां पे, मैंने देखा तो नॉर्मल से फॉर्मल में ही थे। रेयरली था कि कोई कोट पैंट में था, तो इसलिए फिर मैंने टाई नहीं लगाई थी। लेकिन अगर आप लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, जितना फॉर्मल में जा सके उतना फॉर्मल में जाने की कोशिश करिए और अच्छा रहे। क्योंकि दोस्तों जामे जो आपका बीएड कोर्स है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, आप ऐसे कोर्स में एंटर कर रहे हैं जो बहुत रेस्पेक्टेड कोर्स माने जाता है, यानी कि टीचिंग एक बहुत रेस्पेक्टेड कोर्स आपका जॉब है। उसमें आप एक प्रोफेशनल आप लगे भी, आपको बाय फेस प्रोफेशनल लगना चाहिए, बाय आपका ड्रेस कोड प्रोफेशनल आप लगे, तो वो बेहतर होता है। उससे आपका जो इंटरव्यू का जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी, यानी कि इंटरव्यू वाले दिन जो आपके जो टीचर्स आपको फेस करेंगे, वहां पर भी उनके उन लोगों पर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का। दूसरी चीज मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि इंटरव्यू के लिए आपने मतलब क्या पढ़ा था, या एनसीईआरटीज पढ़ी थी, या कुछ और, कहाँ से मतलब बेसिकली आपने प्रिपरेशन क्या की थी? बेसिकली तो एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट होती है, सबसे सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्वेश्चन भी उन्हीं से ही पूछा जाता है। तो मैंने सिक्स से लेके टेंथ तक की पढ़ने की कोशिश करी थी सबसे पहले। और मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर कर ली थी, बस टेंथ का थोड़ा पोर्शन छूट गया था। लेकिन हाँ, सिक्स से टेंथ तक मैंने कवर कर ली थी, एटलीस्ट उतनी तो आपको करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं अगर एडवाइस हो तो आप नाइन्थ के सबसे पहले कर लें, फिर इलेवेंथ की भी जरूर कर लें, क्योंकि इलेवेंथ से भी क्वेश्चन आए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं। उसके बाद आप फिर टेंथ पे जा सकते हैं, क्योंकि टेंथ में भी इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन रहता है, फिर सिक्स सेवन एट पे जा सकते हैं।
तो एटलीस्ट लेकिन इतना है कि एनसीईआरटी आप जरूर करें। उसके बाद उतना कर लेंगे तो आपका अच्छा जाएगा। तो आपने बेसिकली एनसीईआरटीज पढ़ी थी और जिसमें आपने 10 तक का मोस्टली कवर कर लिया था, और उसी में आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पुट अप किए गए। तो दोस्तों, ये हम पुरानी वीडियोस में बताते आए हैं कि जो आपका इंटरव्यू है, अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड के अंदर या डीएलएड के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो बहुत, यानी कि 10th लेवल तक के क्वेश्चन ज्यादातर पुट अप किए जाते हैं। अब जैसे बताया गया, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपसे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा पुट अप किए गए, तो इसलिए आपको फोकस इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा करना है। और स्पेशल जो आपने बताया, फिजिकल ज्योग्राफी आपने बताया। जी सर। अच्छा, तो आप अभी सेकेंड ईयर में आने वाले हैं या आ गए हैं, तो उसके यानी कि फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको जामिया में कैसा एक्सपीरियंस लगा? ऑलरेडी आप यहाँ से पढ़े हुए हैं, लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट रहा है ज्योग्राफी का, और आपका जो बीएड का जो अभी डिपार्टमेंट चल रहा है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और क्या सिमिलरिटीज आप कह सकते हैं, या क्या अच्छाई, किस डिपार्टमेंट को आप अच्छा कहेंगे? अच्छा तो नहीं कह सकते, दोनों ही डिपार्टमेंट अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन मैं डिफरेंसेस पूछना चाहता हूँ कि जामिया में ऐसा क्या खास है जो यहाँ का बीएड बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई और कोर्स में आपको मिलेगा। इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं जामिया बीएड में। एक मतलब आप में जो हेजिटेंट होता है या जो इंट्रोवर्ट नेचर होता है वो यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। और लकी था कि मैं ऑफलाइन एक्सपीरियंस कर पाया सब कुछ। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, फिर आपका कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, सीसीए प्रोग्राम होता है। तो एक तो ये चीज है कि आप बहुत ज्यादा ओपन हो जाएंगे, बहुत खुल जाएंगे, आप में जो नर्वसनेस है वो कम हो जाएंगी। और करिकुलम इतना अच्छा है। और मेरा ये प्रेफरेंस रहेगी, जैसे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मास्टर्स पहले कर लें या बीएड पहले कर लें, अगर उनके पास टाइम है फिर भी। तो मेरी प्रेफरेंस तो यही रहेगी कि आप बीएड पहले कर लें। क्योंकि बीएड में जो आपको सीखने को मिलता है, आपको समझ आएगा कि एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन का पर्पस क्या होता है, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए पढ़ाई को। ये सारी चीजें फिलोसफी की आप पढ़ेंगे बहुत सारी, तो आपको मास्टर्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए। तो सर मतलब बहुत बेटर एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक, तो बेस्ट कह सकते हैं। फर्स्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा गया है। अभी आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर गए हैं और सेकंड ईयर में आप एंटर करेंगे, तो सेकंड ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 महीने आपको स्कूल्स में जाकर पढ़ाना होगा, जिसके टीचिंग प्रैक्टिस के नाम दिया जाता है। उसमें आपकी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होगी, जो टीचर्स आएंगे आपको बाहर से ऑब्जर्व करने के लिए, और लेसन प्लानिंग आपको बनाना पड़ेगा, एक पूरा पैटर्न, यानी कि आप एज अ टीचर आप जाएंगे। और अभी तो बेसिकली आप एक अपने आप को टीचर महसूस कर ही पा रहे होंगे 1 साल के बाद ही तुरंत, क्योंकि जामिया में ऐसा पढ़ा दिया जाता है बीएड के अंदर या डीएलएड के अंदर भी स्पेशली दोस्तों, कि आप फर्स्ट ईयर के बाद ही कंप्लीट एज अ टीचर की तरह महसूस करते हैं आपको अंदर, यानी कि आपको खुद से फीलिंग आनी चालू हो जाएगी। आप इंट्रोवर्ट जैसे बताया कि इंट्रोवर्ट अगर आप हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, आप खुल जाएंगे, आप बोलना चालू कर देंगे, 10 लोगों के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही बताई। अच्छा, कुछ और बात जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं किसी को, या तो आप बता सकते हैं। मतलब कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहूंगा और जो इंटरव्यू से मैंने ओवर रिलेटेड, द। जी बिल्कुल, इंटरव्यू से रिलेटेड। हाँ और ओवर द। अगर कोई प्रिपरेशन करना चाह रहा है जामिया बीएड की स्पेशली, अगर उसके लिए भी आप कोई टिप्स देना चाहे, तो प्रिपरेशन और इंटरव्यू के लिए आप जरूर टिप्स दीजिए। हाँ, एंट्रेंस के लिए तो मेरे टिप ये, मैंने करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस किया था क्योंकि करंट अफेयर का काफी लार्ज पोर्शन आता है। और करंट अफेयर के लिए एक जीके टुडे करके एक यूट्यूब चैनल है, और उनके मतलब मंथली मैगजीन्स भी आती हैं, तो वो बहुत सफिशिएंट रहती है, क्वेश्चंस भी उन्हीं में से आते हैं। तो वो उस पर काफी फोकस था। फिर मैंने एनसी डीयू की प्रिपरेशन भी करी थी, तो एनसीईआरटीज मैंने पढ़ी थी, तो वो जाने के लिए ऑलरेडी हो गया था। और अगर इंटरव्यू के लिए बोलूं तो, अगर जैसे हमने बीएड में फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिविज्म, हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पढ़ते हैं। जी जी जी। तो वो बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी का, तो मैं पहले कोई भी अगर टॉपिक मैंने देखा, अगर मैंने वेदर क्लाइमेट देखा, तो मैं पहले उसको रीड नहीं करूँ, क्योंकि मैंने पहले ये पढ़ा होगा। तो मेरे को जितना भी आता है इसके बारे में, पहले बुक बंद करके 1 मिनट में सोच लूंगा, या मैं खुद से बोल के देखूंगा कि हाँ मेरे को कितना आता है।
फिर अब आपको जितना आता है उसके बाद उसको कनेक्ट करके फिर आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो ये रहेगा कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। तो आपके पास एक ऐसा आंसर रहेगा जो आपने खुद अपने वर्ड्स में फॉर्मुलेट कर रखा है, और वो कंप्लीट आंसर भी रहेगा। तब ये कर लेंगे तो जब इंटरव्यू आप फेस करते हैं तो फिर आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होती। कई बार ये होता है कि आपने पढ़ा होता है लेकिन आप उस मोमेंट पर रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, या किस किस शब्दों में बोले, या वर्ड्स आपको नहीं मिलते। तो ये प्रॉब्लम वहां से दूर हो जाती है। आप 1 मिनट पहले खुद से सोच लें कि इस टॉपिक में आपको क्या आता है, और उसके बाद फिर उस टॉपिक को पढ़ें। हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, लेकिन ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मेरे को लगी पढ़ने की। और इससे ये रहता है कि एक बहुत अच्छा आंसर आपके पास रहता है, जो आप कभी भी कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। चलिए, आपने बहुत ज्यादा मतलब हमें बहुत ज्यादा कीमती टाइम दे दिया अपना, और बहुत ज्यादा इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स भी दे दिए हैं। बेसिकली हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए कि आपने हमारे लिए बहुत कीमती वक्त निकाला। फिर भी अगर दोस्तों आपको कोई डाउट आता है तो हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। और परवीन साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना कीमती वक्त निकाला, और सेंटर स्टडी की तरफ से भी हम उनके लिए एक शुक्रिया, और आपकी तरफ से भी हम दोस्तों आपको एक उनकी तरफ, यानी कि हमारी ऑडियंस भी आपको शुक्रिया का मौका दे रही है। तो परवीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। फिर भी हम जी, आपके साथ आपका लगातार भी जुड़े सर बहुत रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आप जो काम कर रहे हैं काफी हेल्पफुल होता है, मेरे भी हेल्पफुल रहा, और हो सकता है अभी जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आपको भी बहुत सारी लाइक गुड विशेस फॉर द फ्यूचर, एंड थैंक लेट्स यू। सी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों।